Hello everybody, welcome to Electronics Engineering Revision class. So today we are going to cover class 12 physics chapter number 1, 2 and 3 important parts. Okay. And second thing is resistors. Basically इनकी color coding. Okay. और फिर हम लास्ट में आते आते करेंगे हमारा एक बढ़िया सा रिवीजन ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारा क्लास 12 का चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ चार्ज. व्हाट इज़ अ चार्ज? चार्ज जैसे एक मैटर एक प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी एक मटेरियल की, वैसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी है. मास एक जैसे प्रॉपर्टी है किसकी? एक मैटर की, एक मटेरियल की. उसी तरीके से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो कि है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स कौन होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो बेसिकली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं. बेसिकली दे लेट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम. ठीक है ना. कैसे करने देते हैं? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और इंसुलेटर्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करने दें. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देते वो हमारे क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं. तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं. तो कंडक्टर्स कंडक्ट कैसे कराते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, कंडक्टर्स आप समझो जैसे मेटल्स हो गए. ठीक है, उनके पास क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके थ्रू वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं. ठीक है, लेकिन इंसुलेटर्स के पास वो नहीं होता. क्या? एक फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये होते हैं कंडक्टर्स, ये होते हैं इंसुलेटर्स. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज. आओ इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है एडिटिविटी या एडिटिविटी. ओके, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. मतलब ये कि अगर आप समझो जैसे मास है मेरे पास. ठीक है, अब आप समझो मेरे पास एक डब्बा था, उस डब्बे जो था ना वो खाली सा था. तो क्या उस डब्बे का कुछ मास नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा. ठीक है, और मैंने उसे वेइंग स्केल पे रखा हुआ था. ठीक है, अब मैंने क्या करा, उस डब्बे के अंदर ना मैंने थोड़े से चावल डाल दिए. ठीक है, समझो इतने चावल डाल दिए मैंने. तो अब क्या हुआ? अब जो मेरे पास वेइंग स्केल पे रीडिंग आएगी वो किस चीज़ की रीडिंग होगी? समझो मेरे डब्बे का मास डी था और मेरे चावल का मास सी था. ठीक है, तो मेरे पास रीडिंग आएगी डी प्लस सी. ठीक है, ये किसकी रीडिंग आएगी? ये मेरे पास रीडिंग आएगी मास की. ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का मास जो था वो ऐड हो गया. ठीक है, उसी तरीके से हमारे जो चार्जेस हैं ना वो भी ऐड हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले रहा हूँ, तो समझो वही एक डब्बे का एग्जांपल ले लेते हैं. एक ये डब्बा था, इसका कुछ चार्ज था Q1. फिर इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर मैंने चावल डाले, समझो जिसके अंदर चार्ज था Q2. और अब मैं जब इन दोनों का टोटल चार्ज देखा तो वो कितना आ गया? वो आ गया मेरे पास Q1 प्लस Q2 के बराबर. ठीक है ना. मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, जो ग्रीन से बनाता हूँ एक मिनट, इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम के अंदर अगर कुछ चार्जेस हैं जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, तो इन सब का जो सम है हम उसे निकाल सकते हैं बाय Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4. और ये किस चीज़ के बराबर आएगा? ये टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम के बराबर आएगा. ओके, इस चीज़ को कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस या एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, आपने क्लास 10th के अंदर केमिस्ट्री हर किसी ने पढ़ी होती है. ठीक है, वो क्या होती है? वो होती है कि अब मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा,
H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है ना, मैंने ये रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये मेरी यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे मेरी ये गैस है, यहाँ पे मेरी ये गैस है। ठीक है, और मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि यहाँ पे जो था ना, ये थी मेरी 2 ग्राम, ये भी थी मेरी 4 ग्राम के बराबर, और तो मेरे यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे मेरा बनता था 6 ग्राम। क्यों बनता था? क्योंकि जो मास होता है ना, वो हमेशा एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब जितना आपका मास इधर था उतना ही मास आपका इधर रहता है। ठीक है ना, तो इसी चीज़ की जो प्रॉपर्टी थी ना, ये तो था मास कंजर्वेशन की। अब हम बात करते हैं चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी के बारे में। तो चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आप समझो मेरे पास एक अच्छा हाँ, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इसका एक बढ़िया सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि जैसे ये आपका सर है, इसके ऊपर आपने आई मीन सर के ऊपर आपके बाल हैं। आपने क्या करा, आपने ली एक कोम, ठीक है ना, ये कोम है। आपने क्या करा, इस कोम को अपने हेड के ऊपर ऐसे 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 रब करा। ठीक है, तो रब करने के बाद क्या हुआ, फिर आपने अपनी कोम को क्या करा आपने ना, फिर अपनी कोम को पेपर के स्ट्रिप्स लिए वाइट कलर के छोटे छोटे, और आपने देखा कि वो जो है ना, वो इस पर ट्रैक्ट हो रहे हैं पेपर के स्ट्रिप्स आपकी कोम पे। ऐसा क्यों हो रहा है? हम फिर क्या कहते हैं हमारी लेम लैंग्वेज में, कि हमारी इस कोम के ऊपर चार्ज आ गया है ना। तो वो जो चार्ज आ गया, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो थी पूरी हमारा, मैं बोल दूँ ये जो था पूरा प्रोसेस था, ये जो सब चीज़ें हुई, मैं बोलूँ इसको मैं एक सिंगल सिस्टम कह दूँ। तो इस सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज हुआ ना, बेसिकली आपके हेड पे कुछ चार्ज था, कोम ने रब करा तो कोम के ऊपर वो चार्ज आया, तो मतलब आपके हेड में से कुछ चार्ज जो है वो लीव करा, मतलब माइनस हुआ, और कोम के ऊपर वो प्लस हुआ। और जब वो यहाँ से उसने पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, तो कोम का जो चार्ज था वो था माइनस क्यू हो गया, और फिर पेपर का जो चार्ज था वो प्लस क्यू हो गया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक सिस्टम के अंदर हमेशा जो एक चार्ज है ना, वो कंजर्व रहता है। मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज अपना दे रहा है, तो वहाँ पे कोई होगा जो उस चार्ज को ले भी रहा हो। ठीक है, जैसे कोम थी यहाँ पे, वो चार्ज ले रही थी, और हमारा हेड था जो चार्ज वो दे रहा था। तो इस चीज़ को कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट, वो जो कि है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये क्या कहती है? ये कहती है Q इक्वल टू एन ई। अच्छा, ये क्या है? Q हमारा चार्ज है, n क्या है? नंबर ऑफ, मतलब बेसिकली एक इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है ना, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ आपके पास चार्ज होंगे। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिख सकता हूँ, प्रोटॉन्स लिख सकता हूँ, ठीक है ना, या कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली हम पॉजिटिव और नेगेटिव ही पढ़ते हैं। तो Q इक्वल टू एन ई, और E क्या है? हमारा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कुछ भी। ठीक है, तो Q इक्वल टू एन ई होता है। अच्छा जी, अब E की जो वैल्यू है ना, वो फिक्स्ड है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारी E की एक वैल्यू है जो फिक्स्ड है। ठीक है, और n जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल नंबर हो सकता है, मतलब +1 -1 2 3 -10 ऐसे। वो 1.1 या 1.5 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब ये है हमारे पास 1 माइक्रोकूलाम। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोकूलाम किसके बराबर होता है? ये होता है आपका 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर। ठीक है, और फिर आता है एक 1 मिली कूलाम, मैं यहाँ माइक्रो लिख देता हूँ। फिर आता है ये 1 मिली कूलाम, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपके 10⁻³ कूलाम के बराबर। ठीक है, चलो आओ फिर आगे बढ़ते हैं कूलाम्स लॉ पे। कूलाम्स लॉ क्या है? तो कूलाम्स लॉ है 2 पॉइंट चार्जेस हैं। अच्छा भाई, 2 पॉइंट चार्जेस, कुछ समझ नहीं आया भाई, बताओ ज़रा एक बार फिर से। तो भाई देखो, मैं कह रहा हूँ कि चार्ज जो होता है एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है ना। समझो ये कुछ मैटर है मेरे पास,
तो मैंने बोला वो मैटर का मैंने बहुत छोटा सा साइज ले लिया कि वो एक पॉइंट के बराबर है, तो उसको मैं बोलूँगा पॉइंट चार्ज। मतलब इस छोटा सा ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक ये छोटा सा पॉइंट है और यहाँ पे ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है Q1, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ चार्ज है Q2, ठीक है। और ये जो दोनों है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, या फिर आप इसे R भी कह सकते हो, ठीक है। कई लोग इसे D कहते हैं, कई लोग इसे R कहते हैं, वो आपके ऊपर होता है आपको क्या लेना है। तो अब आपने अगर ग्रेविटेशन पढ़ी है अपनी 9th क्लास के अंदर, तो आपने कुछ पढ़ा होगा कि वो कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। ये आपका एक मास है, ये आपका दूसरा एक मास है, ठीक है। दोनों के बीच, दोनों का जो सेंटर होता है वो होता है ये R के, ये D के बराबर होता है, ठीक है ना। ये m1 होता है, ये m2 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे कि दोनों के बीच में जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपके G m1 m2 बाय r² के बराबर होती है। बस आप समझो कुछ यही सेम है हमारा क्या, कूलम्ब्स लॉ। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, मतलब ये जो दो मेरे चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, ठीक है ना। और मैं उस फोर्स को कह सकता हूँ दैट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो k Q1 Q2 बाय r² के बराबर है। अच्छा ना, और यहाँ मैग्नीट्यूड का साइन, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, अभी मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। k क्या है, k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू बराबर है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये हमारी पास k की वैल्यू है जो कि एक कांस्टेंट के अंडर आता है, ओके। और k की एक और वैल्यू होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एक नई चीज लगती है काफी लोगों को। तो एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं है, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक मेरे पास वैक्यूम है, ठीक है। उस वैक्यूम के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो सकती है एक चार्ज पार्टिकल की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अभी हम आगे पढ़ेंगे, बस ठीक है, अभी आप ये समझ लो। तो कितनी हो सकती है, बेसिकली कैपेसिटी एक वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसे मैं बोलता हूँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 से, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है कुछ 8.45 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर। ये एक कांस्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ इसके बारे में कि अब आप समझो कि मेरे जो ये दो चार्जेस थे Q1 और Q2, अगर मैं बोलूँ एक था पॉजिटिव और एक था नेगेटिव, तो दोनों का जो, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ कि दोनों का फिर क्या आनी चाहिए, जो फोर्स आएगी वो आएगी -Q1 Q2 बाय r²। अब ये मैग्नीट्यूड नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, आपको पता होना चाहिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये जो आई है ना मेरे पास -k Q1 Q2 बाय r², माइनस दर्शाता है कि ये एक अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। वहीं अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो मेरे पास फोर्स क्या आती, मेरे पास फोर्स आती +k Q1 Q2 बाय r² के बराबर, मतलब रिपल्शन, ठीक है। जैसे मैग्नेटिज्म में होता है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये आपका फिर से साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मतलब दोनों ऐसे ऐसे जाते हैं आपस में। वहीं अगर समझो ये नॉर्थ है ये साउथ है, और ये भी मेरा नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों रिपल्शन करेंगे, मतलब ये दोनों ऐसे ऐसे जाएंगे दूर की तरफ, ठीक है। आओ आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो समझो क्या होता है कि आप समझो कि एक पॉइंट चार्ज था Q, ठीक है, मैंने इसके नाम दे दिया Q। अब अभी अभी हमने पढ़ा कि अब मैं, अगर आप समझो एक ही सिस्टम है, ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर मैंने एक चार्ज लाया, मैं दूसरा चार्ज लाया, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, मैं दूसरा चार्ज लाया Q2, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगी और उस फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, KQ1Q2/r², ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या करा, लेकिन मैं जो चार्ज लाया था अगर मैं वो एकदम से हटा लिया, अगर मैंने वो चार्ज एकदम से हटा लिया तो क्या होगा, तो क्या मतलब इन जो यहाँ पे जो इसने अट्रैक्शन करी थी एकदम से, अगर मैं बोलूँ वो नेगेटिव चार्ज था, जो Q आया था मेरा नेगेटिव था, तो ये जो अट्रैक्शन हुई या जो रिपल्शन हुई वो एकदम चली जाएगी, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है ना, कि अगर जब हमने चार्ज दूसरा चार्ज था उसे रिमूव करा तो क्या सराउंडिंग में हमारे कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि फिर अगर ऐसा होता तो फिर एक फोर्स कैसे एक्ट कर रही है, जैसे हमने चार्ज Q को प्लेस करा था इधर, है ना। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो हम रेज करते हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो ये है कि एक अगर हमारे पास नॉर्मल चार्ज है Q1 एक सिस्टम के अंदर, तो वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने आसपास, यानी वो एक फील्ड बनाता है उस चीज़ की जिसमें वो अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है जैसे Q2 करके, तो वो या तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसको रिपेल कर सकता है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की तरह, ठीक है ना। मतलब ये नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ से वो साउथ में जाती हैं, ऐसे टर्मिनेट होती हैं, ये होती है ना, क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन ये हमारा मैग्नेटिज्म में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई क्लोज लूप नहीं बनता, नो क्लोज लूप, ठीक है ना, और नो इंटरसेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मतलब यही कि जैसे अगर आप देखो, ये तो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बनाया है ना, रियलिटी में तो एक ऐसे भी हो सकता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने इस तरीके से करी है, ठीक है। ये हो गया, आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम ई से, ठीक है, आई मीन ई ये वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो आप अपनी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप समझो ये पॉइंट था मेरा पॉइंट आर, ठीक है, जिसके उस पर हो रहा था, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ई आर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरा KQ/r² के। क्यू क्या है, मेरा चार्ज है, ठीक है। अब के की वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, जो कि बन जाएगी 1/4πε0Q/r², ये एक अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन है इसी चीज का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो देखो फ्लक्स का सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ। फ्लक्स का मतलब वो जो मोशन में हो या फिर जो मूवमेंट में हो, या जो लाइन बेसिकली आप कह लो, लाइन में चल रहा हो, या फिर कुछ भी ऐसा मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। मतलब आप ये समझो जैसे मेरे पास एक सरफेस था, ठीक है, इसके ऊपर से पानी जा रहा था, ठीक है। अब मैं पूछूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ पानी, ठीक है, वो आप मुझे कैसे बताओगे, तो आप वो मुझे बोलोगे दैट इट विल बी इक्वल टू कि कितना जो है आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर एरिया पर यूनिट टाइम, इस हिसाब से आप मुझे दोगे, ठीक है। मैं बोल दूं एरिया जो था मैंने उसे लिख दिया एस, ठीक है, और एस भी कौन सा, मतलब एरिया जो था वो भी मेरा बहुत छोटा था,
मतलब डी एस, डी का आपको मतलब पता होगा ना, डिफ्रेंशिएशन वाला डी है यहाँ पे, ठीक है, डी एस, ठीक है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने ले लिया, आप समझो वी के बराबर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरे फ्लक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, फ्लक्स मतलब जो ये रेट ऑफ फ्लो है ना, मोशन, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ मोशन, वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा पर यूनिट टाइम में, हम वो बोल दूंगा वो इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, आपका वी डी एस, ठीक है ना। अच्छा डी, अब ये डी एस है ना, तो ये डी एस बेसिकली डी एस अपॉन डी टी होता है, उसकी मैंने छोटी फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे वी डी एस, ठीक है। तो ये होता है मेरा फ्लक्स, ठीक है। किसके लिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो पानी फ्लो कर रहा है, ओके। लेकिन वहीं अब मैं बोलूँ कि अगर एक, हाँ, तो वहीं अगर मैं बोलूँ कि पानी की बजाय मेरा जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्ज भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी, जो मेरी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी फ्लो कर रही है, ठीक है। तो उस चीज को अगर मुझे दिखाना हो तो वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, मतलब उस चीज का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो हम देखो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई सिंबल से, जिसकी वैल्यू होती है ई इंटू चेंज इन एस। फाई मतलब फ्लक्स, ठीक है ना, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंज इन एस मतलब एरिया, ठीक है, चेंज इन एरिया कहते हैं हम इसे, ओके। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम डायपोल पे। तो अब डायपोल क्या चीज़ है, डायपोल मैं आपको बताता हूँ। डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। मतलब ये एक मेरा चार्ज है, ये एक मेरा दूसरा चार्ज है माइनस q, ये एक मेरा चार्ज है प्लस q, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 2a से सेपरेटेड है। 2a क्यों लिया भाई, कुछ और ले लेते नहीं भैया, देखो ये साइंटिफिक चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हमने ये सब चीज़ें ली है, ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग इनसे आसान बढ़े, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम बोलते क्या है, डायपोल कहते हैं। डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन में कैसे होती है इसकी, वो माइनस क्यू से क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। मैं डायरेक्शन को ग्रीन से बना देता हूँ, माइनस क्यू से क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ओके जी। तो ये हो गया हमारे पास डायपोल। अब हम इसकी बात करें तो फील्ड क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक इस डायपोल की। तो अब वैसे माइनस क्यू की मैं बात करूं तो माइनस क्यू की जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, मेरी माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए होल स्क्वायर। भाई ये क्या चीज़ है भाई, ये कुछ समझ से नहीं आया भाई, एक बार बताओ यार, अच्छे से बताओ, मेरे को समझ नहीं आया यार। देखो आर आपको पता है क्या है, बस बहुत बढ़िया। तो अब ए क्या चीज़ है, ए अभी मैंने आपको बताया इन दोनों का डिस्टेंस है, ठीक है। आर क्या है, आर मेरा पॉइंट है, ठीक है ना। तो बस इस चीज़ को जब मैं फॉर्मुलेट करता हूँ तो ये क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा था क्या होता है वो, क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बस आप समझो ये जो आर प्लस ये है, ये क्या है, ये आप समझो मेरे पास कोई एक पॉइंट था, पॉइंट पी, ठीक है। तो उसके बीच का डिफरेंस जो है, यहाँ पे ये ए आ गया, यहाँ पे ये आर आ गया, बस। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी इसे ले सकते हो, ओके भाई। तो आर क्या है, आर मेरा ये डिस्टेंस है, ये मेरा आर हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा, बस। ये होता है मेरा ए और आर। ये क्या है, ये डायपोल का एक वो है, इसके दो वो होते हैं मेन, एक होता है लीनियर, ठीक है ना, और दूसरा होता है इन इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये मैंने आपको एक लीनियर का बता दिया, एक्सिस, एक्सिस वर्जन ऑफ इट, ठीक है। ये होता है मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, इसके अंदर एक गॉस लॉ भी आता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में।
तो अभी हम सभी ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सबसेट है। मतलब ये उस चार्ज की फील्ड है जो कि स्टैटिक है, मतलब जो कि रेस्ट पर है। मतलब ये समझो मेरा एक चार्ज है जिसका मोशन नहीं है, ठीक है। और ये क्या है जो मैं बना रहा हूँ, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज की जो कि मोशन नहीं कर रहा। तो इसकी जो फील्ड है उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर में हम आ चुके हैं, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है इसको हम ई से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में, ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आप सभी को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होगा, तो मैं आपको बस ज़रा सा याद दिला दूं कि अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है आपका u ऑफ p माइनस u ऑफ r, ठीक है ना, जो कि आपके वर्क डन फ्रॉम r टू p के बराबर होता है। अब ये क्या चीज़ है, मतलब आप ये समझो कि मेरे पास एक चार्ज था, ये एक पोजीशन है r, ये एक पोजीशन है p। मुझे इस चार्ज को r से p की तरफ लेके जाना था, ठीक है ना। इस चार्ज का चार्ज अब कह लो q चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो कुछ वर्क डन हुआ होगा, ये हमने पढ़ा था अपनी ट्रिपल ई की उसमें रिवीजन क्लास में, है ना। तो कुछ वर्क डन हुआ था इसको r से p की तरफ लेके आने में, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, वो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मतलब जो इसकी r पे पोटेंशियल एनर्जी थी और जो इसकी p पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस दोनों का डिफरेंस ही मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इसी को मैं वर्क डन फ्रॉम r टू p कह सकता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो आप समझो कि एक हम जनरल एक छोटा सा चार्ज लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इस चार्ज की वर्क डन के टर्म्स में, ठीक है ना, उसी चीज़ को हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब सिंपल इसका फॉर्मूला है, इसका मतलब ये वी पी माइनस वी आर इंटू इज इक्वल्स टू मतलब यू पी माइनस यू आर अपॉन क्यू। मतलब हमने पढ़ा था ना, v इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, बस उसका ये डिटेल्ड वर्जन है। हमने यही लेके चला है कि हमारा जो चार्ज है ना वो r से p की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो वी पी माइनस वी आर मतलब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट r पे और जो मेरी p पे थी, इन दोनों का डिफरेंस मेरी इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा अपॉन q। तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसे मैं v से डिनोट करता हूँ, v, कैपिटल V, ओके। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके। तो मैं नेक्स्ट जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, वो है सीधा कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस। क्या है कैपेसिटर, तो आप समझो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है ना, जिसके अंदर दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है। और ये एक इंसुलेटर से सेपरेटेड है, बस ये होता है मेरा एक कैपेसिटर, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं वो यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक मेरा हो गया, एक ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेरा कंडक्टर C1, ये है मेरा कंडक्टर C2, ठीक है। इसके अंदर चार्ज है Q
इसके अंदर चार्ज है -q, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल है इसका है V1, इसका है V2, इसका है प्लस 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 प्लस, इसका है माइनस 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 माइनस, और यहाँ पे बीच में हमारा इस एरिया ये समझो ये दोनों पूरा सिस्टम है, तो ये जो बीच में एरिया है ना ये वाला, यहाँ पे आप समझो इंसुलेटर है। ओके, बस। तो अभी समझो दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा एक कैपेसिटर, ठीक है ना। अब मेरे कैपेसिटर के अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में बनाया, मेरा एक ये मेटल कंडक्टर है, एक ये मेरा दूसरा कंडक्टर है। इस कंडक्टर की जो वैल्यू है, इसके अंदर एक चार्ज है Q, इसके अंदर जो दूसरा चार्ज है हम उसे Q2 भी कह सकते हैं, लेकिन हमें उसकी वैल्यू पता है जो कि -Q के बराबर होती है, ठीक है ना। फिर हमें इन दोनों की पोटेंशियल भी पता है, दैट इज़ V1, इसकी है V2, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बताऊं तो वो किसके बराबर होगा, ऑफ कोर्स वो बराबर होगा V1 माइनस V2 के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिक वो आ गया। हम कह सकते हैं दैट Q जो है ना वो हमारा इस कैपेसिटर का चार्ज है, ठीक है। जो हमारा Q है ना, Q वो, चलो ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है C की। C क्या है, C है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो C की क्या वैल्यू होती है, C की वैल्यू होती है Q बाय V। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अभी हमने पढ़ा है इसे, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस थियरी, और कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो बेसिकली अपने अंदर ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या बेसिकली आप कह सकते हो वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है ना। तो वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है। चलो तो फिर बढ़िया बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एक, खत्म हो गया यार ये तो। अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। मतलब जो मैंने यहाँ पे बनाया था ना ये वाला, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। नॉर्मल कैपेसिटर आपके ऐसे भी हो सकते हैं, नो डाउट, पर मैंने ये जो बनाया था ना ये वाली फिगर, ये भी एक पैरेलल कैपेसिटर है। सो इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो कंडक्टर की प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, और दे आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। डी डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। इसका एरिया ए होता है, एक आपकी कंडक्टर का, ठीक है, दूसरे कंडक्टर का भी ए होता है। बेसिकली आप कह सकते हो दो जो हैं काइंड ऑफ सिमिलर सी ही होती हैं। समझो मैंने इसका P, इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव है, तो ये ऐसे आएगा। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और ये क्या है, ये है मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होती है भाई, ये भी बता दो एक बार। तो देखो भाई बताता हूँ। अच्छा, इसका सिंबल होता है ये सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैं इसका आपको मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक सरफेस या वॉल्यूम या एक लाइन में किस
तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि आप समझो एक या तो किसी सरफेस पे या तो किसी एक लीनियर लाइन में या एक वॉल्यूम में कैसे मेरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस चीज़ को मैं चार्ज डेंसिटी कहूँगा। अगर वो मेरी लीनियर है तो मैं उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करूँगा, अगर वो मेरा एरिया में है या सरफेस में है तो मैं उसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करूँगा, नहीं तो मैं उसे रो से रिप्रेजेंट करूँगा अगर वो मेरी वॉल्यूम में है। तो ये होती है मेरी एक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे इसी मेन फिगर के ऊपर। तो ये हमारे दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और ए इसका एरिया है, ठीक है, और डी जो है ना, डी बहुत छोटा डिस्टेंस है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि डी स्क्वायर भी अगर मैं कर दूंगा ना तो भी ये बहुत ही छोटा आएगा कंपेयर टू माई एरिया से, ठीक है। और मेरी जो चार्ज डेंसिटी है ना उसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, उसकी होती है Q बाई ए, ओके। मतलब मेरी सिग्मा की जो वैल्यू है वो है Q बाई ए, और ये मेरा पॉजिटिव था यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, क्यों, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है ना मेरी, और एक सरफेस के ऊपर है, सरफेस क्यों, मेरा एरिया है इसीलिए, ठीक है। हाँ, अब जैसे इसका फॉर्मूला ये आया है तो यस, लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा Q बाई एल, एल क्या है लेंथ, इसका क्या है Q बाई ए, इसका क्या है Q बाई वी मतलब वॉल्यूम, यस वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसकी कितनी वैल्यू है, तो उसकी मेरी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इक्वल टू 0। मतलब अरे ये क्या आ गया, इसका मतलब ये कि जो मेरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये मेरा एक रीजन 1 है, ये मेरा रीजन 2 है, तो जो अगर मैं बोलूँ कि आउटर रीजन 1 और आउटर रीजन 2 के अंदर मेरी जो ई की वैल्यू है, मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आ रही है यहाँ पे 0, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी वाली है, मेरे आउटर वाले, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे इनर रीजन की, मतलब जो ये वाला रीजन है जहाँ पे ये मैंने ई लिखा हुआ है, इस रीजन की अगर मैं बात करूं, मैं ई ओ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट मत समझ लेना आप, इसको रहने दो। तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे आपको ये कैप ये वाला ई लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ई आउट लिख देता हूँ, ठीक है ना, आउटर रीजन कह लो आप इसे, और ये मेरा हो जाएगा ई इनर रीजन। तो मेरा ई इनर रीजन की कितनी वैल्यू होगी, तो अगर आप देखो ध्यान से तो मेरी प्लेट 1 है प्लेट 2 है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी हैं, तो इसकी वैल्यू मैं ये लिख दूंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो कि किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी मेरे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। या फिर अब मैं अपनी सिग्मा की वैल्यू डाल देता हूँ जो कि होती है क्यू बाई ए के बराबर, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो मेरे पास मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनर है उसकी कितनी वैल्यू आ गई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत, ओके। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आ जाता हूँ अभी इन सब चीज़ों से, फिर मैंने एक और चीज़ डिराइव करी, वो क्या डिराइव करी, मेरी जो कैपेसिटेंस थी वो किसके बराबर थी, क्यू बाई वी के बराबर, मैंने वही यहाँ पे भी ऐसे डिराइव करी, तो वो आ गई मेरी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर। डी क्या है, मेरा डिस्टेंस है जो कि बहुत ही बहुत छोटा है, ठीक है। और जो मेरी वोल्टेज वोल्टेज कह रहा हूँ, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी के बराबर है, यानी वो मेरी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी अपॉन ए के बराबर है, ठीक है। और इसी से आप कह सकते हो बेसिकली मैंने ये है जो डिराइव करा है, ठीक है। ये दोनों भी आपके अच्छे खासे इंपॉर्टेंट
फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। चलो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे ना हम पैरेलल प्लेटिंग में हमारी जो सी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर एक स्पेसिफिक केस जिसके अंदर मेरा एरिया जो है वो मेरा 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और जो मेरा डी है यानी कि जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरा 1 mm है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मेरा सी की वैल्यू होगी ना वो होगी लगभग 8.85 इंटू 10⁻⁻9 एफ, एफ मतलब फैराडे, ओके। चलो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और एनालाइज करो, मतलब ये कि अगर मैं 1 फैराडे की बात करूँ तो 1 फैराडे कुछ ज़्यादा ही बड़ी यूनिट होगी कंपेयर्ड, क्योंकि भाई यहाँ पे मैंने एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया था और डिस्टेंस मैंने 1 mm लिया था, तब जाके इतना चार्ज आया। तब सोचो 1 फैराडे मतलब कितना ज़्यादा कम डिस्टेंस और कितना बड़ा एरिया, समझ रहे हो, 1 फैराडे बनाने के लिए। खैर चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। कॉम्बिनेशन ऑफ दो कॉम्बिनेशन है, एक है सीरीज एक है पैरेलल। सीरीज का फॉर्मूला, अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो इट विल बी 1/C नेट इक्वल टू, बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा, 1/C1 प्लस 1/C2 टू द पावर 1/CN। वहीं पैरेलल में है तो C नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड ऑन, ठीक है बस। अच्छा ऐसा क्यों, सीरीज़ के अंदर क्या होता है, सीरीज़ के अंदर हमारा Q जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इससे आप डिराइव करो, और V जो होता है वो चेंज होता है, मैंने पढ़ा ही हुआ है। वही हमारे पैरेलल में क्या होता है, Q जो होता है वो वेरिंग होता है और हमारा जो V होता है वो कांस्टेंट होता है, बस। C का वैल्यू आपको पता है दैट इज़ Q बाई V, C की वैल्यू आपको पता है दैट इज़ Q बाई V। इन दोनों से आप ये दोनों चीज़ों को अच्छे से डिराइव कर सकते हो और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने अभी बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी, जब मैंने कैपेसिटेंस की बात करी, कैपेसिटर की बात करी थी, कि दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर के अंदर एक हमारी एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ अगर यू एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटेंस के अंदर, जो हमारे आई मीन कैपेसिटर के अंदर जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो C के बराबर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 QV, जो कि किसके बराबर है, 1/2 CV स्क्वायर के बराबर है, जो कि हम किसके बराबर कह सकते हैं, जो कि 1/Q स्क्वायर बाय C के बराबर है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे स्टार्टिंग के 2 चैप्टर जो हैं फिज़िक्स की NCERT के वो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो कि है रेजिस्टर्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपनी ट्रिपल ई की वीडियो में कवर करा था, मैं यहाँ पे बस आपको ज़रा सा वो बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपनी ट्रिपल ई की वीडियो के अंदर कवर करा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इज़ नथिंग, जो कि हम अपोजिशन हमें जो भी अपोजिशन फील होती है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, जब वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है ना, एक कंडक्टर के थ्रू, तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम्स, ठीक है ना, बस। और हमने इसे बेसिकली ओम्स लॉ से डिराइव करा था, वो क्या था कि V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, मतलब V बाई आई जो है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ये कांस्टेंट की वैल्यू हमने वो निकाली थी, ठीक है। चलो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है रेजिस्टर्स और उनकी कलर कोडिंग के बारे में। रेजिस्टर्स हो गया, अब हम बात करते हैं रेजिस्टर्स के बारे में। तो रेजिस्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टर्स वो कंपोनेंट होते हैं जो करंट के
फ्लो को रेजिस्ट करें, वो होते हैं हमारे रेजिस्टर्स। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फैन रेगुलेटर के बारे में। फैन रेगुलेटर क्या है? फैन रेगुलेटर एक वो कंपोनेंट है जिसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बदलती रहती है। इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज चेंजिंग। ठीक है ना। ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे फैन रेगुलेटर्स हो गए या रेजिस्टर्स हो गए, ये अपने आप में भी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना। और इन कंपोनेंट्स का खुद के अंदर का भी रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होती है। मेटल्स के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो रेजिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को मतलब ऑपोजिशन करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे। ठीक है। अब हमने रेजिस्टेंस की बात करी थी ना, तो रेजिस्टेंस की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। एक फिक्स्ड टाइप, एक वेरिएबल, और एक होती है SMD, यानी कि सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है। फिक्स्ड मतलब वो रजिस्टर आप फिक्स्ड मतलब आप वो समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल एक ऐसा रजिस्टर जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब समझो 2 ओम, मतलब जब भी उसके अंदर से आप करंट पास कराओगे तो वो 2 ओम रेजिस्टेंस ही देगा। ठीक है। फिर आता है वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि रियोस्टैट। ठीक है ना। क्लास 10th के अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसके अंदर हमने रियोस्टैट का यूज़ करा था। वो कुछ ऐसा सा होता है, उसका इलेक्ट्रिक सिंबल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसके अंदर आप इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो चेंज कर सकते हो, यानी इसकी जो रेजिस्टेंस होती है इसके अंदर वो वेरिएबल होती है। फिर होते हैं SMD, ये आज के टाइम के सबसे मॉडर्न रेजिस्टर्स में से आते हैं। ठीक है। एक और चीज़, जैसे जैसे मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मेरी जो VD है यानी वोल्टेज ड्रॉप उतना ज़्यादा होगा। ओके। तो अब हम बात करते हैं हमारी कलर कोडिंग के बारे में। दैट इज BB रॉय of Great Britain had a very good wife। ठीक है। अब आप समझोगे कि ये मैंने क्या बनाया है ना। बताता हूँ मैं आपको, इसका जो पूरा चार्ट है ना वो बनाने की कोशिश करता हूँ अभी। ठीक है। देखते हैं वो बनता है नहीं बनता। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली आप कह सकते हो एक तरीके से निमोनिक है, ताकि आप इसे बहुत आसानी से जो कलर कोडिंग है उसको लर्न कर सको। ठीक है। मैं इसके जो नीचे किसके कलर्स है ना वो बता देता हूँ आपको। BB रॉय मतलब B मतलब ब्लैक, दूसरा B मतलब ब्राउन, ब्राउन चूज करा था यार मैंने, तो ब्राउन कहाँ गया। दूसरा B मतलब ब्राउन, R मतलब रेड, O मतलब ऑरेंज। ठीक है। Y मतलब येलो। ओके। फिर G मतलब ग्रीन। ठीक है। ब्लू, ब्रिटेन ब्लू। ठीक है। V का मतलब हो जाएगा वायलेट। वायलेट कहाँ से लाऊं, मतलब हाँ ऐसे वायलेट ही कहेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा वायलेट कलर। ठीक है। फिर G का मतलब हो जाएगा ग्रे। ओके।
फिर वाइट आ जाएगी। वाइट कैसे बनाऊँ, वाइट ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये होगी वाइट, ठीक है, W फॉर वाइट। अब मैं इसका जो है ना पूरा टेबल बना देता हूँ आपके लिए, और मैं सारे कलर ऐसे दिखाऊंगा। ये हो जाएगा ब्लैक, ठीक है, फिर आ जाएगा मेरे पास ब्राउन, ठीक है, फिर आ जाएगा मेरे पास रेड, फिर आ जाएगा ऑरेंज, ठीक है, फिर आ जाएगा येलो। अब मेरे साथ ये बार बार बोलते रहो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। इसे 2-3 बार लिख लो, तब तक मैं टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। येलो के बाद है ग्रीन, फिर है ब्लू, इन वायलेट, ये वायलेट कम इंडिगो ज़्यादा दिख रहा है, पर्पलिश कर देता हूँ थोड़ा ना, ये ठीक रहेगा, वायलेट, ग्रे, ठीक है, और वाइट। ओके, ऑफ कोर्स कैसे दिख जाएगा, तो मैं इसको बिल्कुल थिन ब्लैक से ऐसे दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा वाइट, ठीक है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये इसका टेबल है, यहाँ पे हम लिखते हैं कलर, कलर लिख चुका हूँ मैं। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम डिजिट्स, मतलब ये जो हर कलर है ना, इस हर कलर के अकॉर्डिंग एक कॉरस्पॉन्डिंग उनका उनका एक सिंगल डिजिट होता है। मतलब जैसे ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, ऐसी येलो का 4, 5, 6, 7, 8 और वाइट का होता है 9, ठीक है। इसके बाद दो और आते हैं, ठीक है, एक होता है गोल्ड, ठीक है, एक होता है गोल्ड और एक होता है आपका सिल्वरिश। मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, ये सिल्वर है, ठीक है, तो ये सिल्वर बन गया मेरे पास। ओके, सो नाउ, तो यस, तो अब क्या होता है कि इन सभी की ना एक डिजिट्स होती है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, गोल्ड और सिल्वर की डिजिट नहीं होती। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है मल्टीप्लायर। ये आप पहले टेबल समझ लो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको रजिस्टर्स बना के दिखाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻0, मतलब अब आपको सब के अंदर इंटू 10 तो लिखना है, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है ना, जो डिजिट है, उसको आप समझ लो 10 का एक्सपोनेंट है, ठीक है। मतलब इंटू 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और गोल्ड के लिए क्या होता है, गोल्ड के लिए होता है वो 10 पावर, एक मिनट, 9, 10⁻⁻1, ठीक है। उसके बाद आती है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब, टॉलरेंस का भी मतलब है, आपको बताता हूँ। आप पहले इनकी जो वैल्यूज़ है ना वो लिख लो, +-1%, +-2%, फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, फिर इसकी होती है +-0.5%, फिर इसकी होती है +-0.25%, ठीक है। फिर होती है इसकी +-0.1%, और फिर इसकी होती है +-0.05%, ठीक है ना। और इसकी कोई वो नहीं होती, और इसकी जो होती है, इसकी होती है हमारी 5%, ठीक है।
तो ये एक बार आप टेबल अच्छे से लिख लो, ओके। और यहाँ इसके कलर जो है ना वो भी अच्छे से याद रखना। दैट इज़ बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि इन सब का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। हमारे जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जिनका नाम है रेजिस्टर, ऐसी सी कुछ उनकी शेप होती है, ठीक है। हमारे जो ये रजिस्टर हैं ये भी काफ़ी टाइप्स के आते हैं, मतलब 4 बैंड आते हैं, 5 बैंड आते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बैंड्स के डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स के हमारे पास रजिस्टर्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। अब जैसे 4 बैंड की मैं बात करूं तो 4 बैंड के में उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट बैंड होता है, जैसे मैं अभी 4 बैंड बना रहा हूँ, 5 बैंड बाद में बनाएंगे हम, तो उसका जो फर्स्ट बैंड होता है ना, फर्स्ट बैंड, ये हमें बताता है फर्स्ट डिजिट के बारे में, ठीक है। सेकंड बैंड जो होगा वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा हमारी सेकंड डिजिट के बारे में, ठीक है। थर्ड बैंड जो होगा वो हमें बताएगा मल्टीप्लायर के बारे में। फोर्थ बैंड जो होगा वो अक्सर हमारा कॉर्नर पे होता है, वो हमें बताता है टॉलरेंस के बारे में, ठीक है। तो भाई लेकिन इसका मतलब क्या होता है भाई, समझ नहीं आया यार। तो देखो समझा रहा हूँ मैं, वेट करो अभी। तो मैं इसका आपको एक बना के दिखाता हूँ। समझो कुछ ऐसा सा मेरा रजिस्टर था, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ कलर कोडिंग हो रखी थी। समझो यहाँ पे थी ब्लैक, ठीक है, फिर यहाँ पे थी ब्लू, फिर यहाँ पे थी ऑरेंज, और फिर यहाँ पे थी गोल्ड, ठीक है। ये मेरे पास एक ऐसा सा रजिस्टर है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ कि इस रजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस होगी, हैं ये कैसे बताएं। अभी तो मैंने बताया आपको कि ये जो है, आप ये तरीका है मेरी रेजिस्टेंस निकालने का किसी भी रजिस्टर की, ठीक है। तो मतलब ये है कि ब्लैक का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, कौन सी डिजिट है, टेबल में देखो 1, ठीक है। कौन सी है, 0। भाई रुको यार मैं दूसरा ले लेता हूँ, बोलो कि पहला ही वो आ गया, तो हम पहला वो ले लेते हैं ब्राउन, चलो ठीक है। तो ब्लैक के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास कौन सी, ब्राउन के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास कौन सी डिजिट है, वो है मेरे पास 1, ठीक है। ब्लू के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास कौन सी डिजिट है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 6, ठीक है, तो मतलब 6। ऑरेंज, अब ये मेरा थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड माने मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर मतलब ऑरेंज वाला मल्टीप्लायर यानी 10⁻3, तो 16 इंटू 10⁻3। और फिर ये मेरा गोल्ड है, गोल्ड मतलब, और ये मेरा फोर्थ बैंड है, तो मतलब इसकी हो जाएगी टॉलरेंस, मतलब ±5%। तो अब ये टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस इज मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज डेविएशन फ्रॉम अ रजिस्टर्स नॉमिनल रेटेड वैल्यू। मतलब ये कि ये आपकी टॉलरेंस बताता है कि आपके जो रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है, वो ±5% जो है डेविएशन शो कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर इसकी वैल्यू 16 इंटू 10⁻3 है, तो इस 16 इंटू 10⁻3 के +5% शो कर सकता है या -5% रेजिस्टेंस शो कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाइए। ये होता है आपका 4 बैंड में। अच्छा अब 5 बैंड में क्या होता है, वही मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। 5 बैंड के अंदर कुछ नहीं होता, जैसे उसका हमने देखा था ना फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, वैसे ही आप समझ लो उसके अंदर एक थर्ड डिजिट आ जाती है, फिर हमारे पास फोर्थ हमारा मल्टीप्लायर होता है, और फिफ्थ क्या होता है, हमारी टॉलरेंस, ठीक है। तो ये अब आपका मैंने पूरा रजिस्टर का कलर कोडिंग के साथ समझा दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करनी है, एक बार आपको इन सब चीज़ों की एक बार प्रैक्टिस लगा लेनी है अच्छे से। आप अलग अलग रजिस्टर बना सकते हो और उसे प्रैक्टिस करो और उसे चेक करो कि आपने सही बनाया नहीं बनाया, गूगल से पूछ सकते हो,
ठीक है ना। बस चलो आओ जल्दी से हम अपना रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जब आप चार्जेस एट रेस्ट पे डील करते हो तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। चार्जेस एट रेस्ट मतलब जब आप किसी भी ऐसे चार्ज पर डील करते हो जो कि रेस्ट पे है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक करंट ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मतलब जब आप मूविंग चार्जेस के साथ डील करो तो वो इलेक्ट्रिक करंट में माना जाएगा। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्या है? जब आप एक्सेलरेटेड चार्जेस के साथ डील करो तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है। कंडक्टर्स बता दिए थे कौन, जो इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ठीक है। फिर मैंने इंसुलेटर्स बता दिए थे कौन, जो उसको अलाउ नहीं करते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस बता दिया था मैंने आपको। फिर मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बता दिया था। ठीक है ना, मतलब जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम है दैट रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व। ठीक है ना। फिर मैंने आपको रबिंग वाला एग्जांपल दिया था। फिर मैंने आपको क्वांटाइजेशन भी बता दिया था चार्जेस का, यानी Q इक्वल टू एनी वाला। ठीक है। कूलाम्स लॉ मैंने आपको बता दिया था, यानी के Q1 Q2 आर स्क्वायर, और इसका मॉड किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। ठीक, दो मेरे जो अगर पॉइंट चार्जेस हैं उनके। ठीक है। के की वैल्यू कितनी होती है, और ये भी बता देते हैं एक बार फिर से। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है ना। और वही मैंने फोर्स बताया था, अगर मेरे वो 1 कूलाम की अगर मैं उसके लेके चलूँ 1 मीटर के, तो अंदर मेरी टोटल वो फोर्स कितनी आएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन के बराबर आएगी। ठीक है ना। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी, है ना, करी थी ना, हाँ करी थी, याद है मुझे। ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी फिर आपके साथ, जब मैंने आपको बताया था क्या होती है वो। एक मेरा पॉइंट चार्ज है तो उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे उसकी फील्ड होगी जिसके अंदर वो अपनी फोर्स दूसरे किसी भी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। वो उसकी एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, जो कि अगर उसके पास है, उसका डिस्टेंस बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो मेरा अट्रैक्शन की पावर होगी या रिपल्शन की पावर होगी बहुत ज़्यादा होगी। वहीं अगर मेरा बहुत दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर होंगी और वो ज़्यादा अट्रैक्ट, बहुत ज़्यादा उसके मतलब उन दोनों के बीच की जो फोर्स की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है। फिर बात की थी मैंने कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर मतलब वो जो आपके एनर्जी को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, है ना। कौन सा कैपेसिटर था, फिर हमने एक अलग टाइप का कैपेसिटर के बारे में बात करी थी, जो दो पैरेलल प्लेट्स थी, उनके उन बीच में इंसुलेटर था, यहाँ पे प्लस प्लस था या माइनस माइनस। फिर मैंने आपको ये भी बताया था ये क्या होता है, ये मेरी चार्ज डेंसिटी होती है। मतलब चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस की चार्ज डेंसिटी थी। मतलब इसका फॉर्मूला था Q/A। ठीक है। मतलब कि एक लाइन में कितनी मेरी वो है, एक लाइन में या एक सरफेस पे या फिर मेरी किसी एक वॉल्यूम में चार्ज कितनी तरीक़ों से पाया जा सकता है ना, तो उसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं। किस तरीके से पाया जा सकता है बेसिकली। ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज़ है जो कि है एक्टिव और पैसिव। ये क्या चीज़ें हैं, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स। ये क्या क्या हैं? एक्टिव मतलब वो बेसिक एबिलिटी टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स, मतलब वो बेसिक एलिमेंट्स जो जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो एम्पलीफाई कर सकते हैं सिग्नल्स को, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। और वहीं हमारे पैसिव होते हैं जो स्टोर करते हैं या डिसिपेट करते हैं किन चीज़ों को, एनर्जी को। ठीक है ना। फिर मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बता दिया था। अब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी हमने फिर उस समय, जो कि आपका KQ/R² के बराबर थी, है ना। फिर हमने इसके अंदर K की वैल्यू को भी लिखा था, यानी 1/4πε0 Q/R²। और एप्सिलॉन नॉट भी मैंने आपको बताया था ना, रेड कलर से बताया था, मुझे याद है अच्छे से, मैंने आपको रेड कलर से बताया था। क्या होता है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब
मतलब एक वैक्यूम के अंदर कितनी उससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कर सकता है, ठीक है ना। अब आपको इसका मतलब हो सकता है चीज़ समझ आए, क्योंकि अब हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ लिया है, ठीक है। और फॉर पैरेलल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी, लास्ट में हमने फॉर्मूला निकाला था ना, E इक्वल टू 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पाई क्यों आ गया यहाँ पे, E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी, हमने फिर E की वैल्यू डाल दी थी याद जाके, Q बाई ए E नॉट 1 बाई E नॉट इंटू Q बाई ए, है ना। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। फिर इसके बाद एक ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ यानी V इक्वल टू आई आर, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितनी वोल्टेज एक अगर आपने कंडक्टर के अंदर दी है, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर के अक्रॉस और जितना आप उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। कब तक, जब तक सारी फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल सेम है और वो चेंज नहीं होती, है ना। फिजिकल कंडीशंस डू नॉट चेंज, मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया ना, तो वो चेंज नहीं होता, तो उसको हम बोल सकते हैं तब तक हमारा ये V इक्वल टू आई आर वैलिड रहता है, ठीक है ना। फिर अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ठीक है, मतलब इसी के अंदर ही मेरे पास ये एक सर्किट बनाया है, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर मेरे को बताओ कि क्या इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है, यस और नो। जिन जिन लोगों ने बोला है यस, बहुत सही। जिन जिन लोगों ने बोला है नो, ओके ओके, क्योंकि जितना अभी तक हमने पढ़ा है उस हिसाब से इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिन जिन लोगों ने यस बोला है, मतलब आपको ये चीज़ पहले से पता है, एंड दैट इज़ गुड। जिन अब जैसे ये जो मेरा सर्किट है ना, इस सर्किट के अंदर हमने कोई रजिस्टर नहीं लगाया हुआ, ठीक है ना, हमने ये वाला कोई रजिस्टर नहीं लगाया हुआ, लेकिन हमने जो ये वायर लगाई हुई है ना, ये वायर भी एक तरीके से इसके अंदर इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो ये बनाया था, मैं फिर से बना रहा हूँ एक बार, सर्किट जो मैंने ये बनाया था, तो इसके अंदर रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो अब जिन जिन लोगों ने नो बोला था, उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने अगर ये सर्किट बनाया, तो इस सर्किट के अंदर भी ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और उस रेजिस्टेंस को मैं कहता हूँ इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो जब भी हमें एक कोई भी सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है दैट ड्यू टू इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस, हमें उसके अंदर जो हमारी लेंथ ऑफ वायर होगी ना, उसको कम रखना है, इट हैज़ टू बी शॉर्ट। वाई हमें उसे शॉर्ट रखना है, ताकि जब हम हमारी सारी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे ना, फॉर एग्जांपल हम एक बहुत ही बड़ा सर्किट बना रहे हैं, हम एक बहुत ही बड़ी पीसीबी बना रहे हैं, और उस पीसीबी के अंदर हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाए, माइक्रो प्रोसेसर्स लगाए हैं, है ना, और हम दूसरे दूसरे रजिस्टर्स लगाए हैं, और ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स लगाए हैं जो कि आप आईसीज लगाई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लाइक बहुत सेंसिटिव होती हैं वोल्टेज के लिए, है ना। और अगर हमने इनके अंदर वायर को लंबा रखा, शॉर्ट रखा, तो या तो उन्हें इनफ वोल्टेज नहीं मिलेगी, या कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट रखा तो फिर उन्हें हो सकता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, जिसकी वजह से वो हैम्पर कर सकती है हमारे पूरे सर्किट को, और हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है जब भी हम एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस का, ठीक है। चलो, तो फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो होते हैं थर्मोजिस्टर्स, ठीक है ना। थर्मोजिस्टर्स क्या है, मतलब जब आप ये एक ऐसे मतलब आप बोल सकते हो मटेरियल है, जिसके ऊपर आप जैसे ही इनका टेम्परेचर या तो बढ़ाओगे या कम करोगे, तो आपको रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है ना। जैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना, वैसे ही, ठीक है। इनके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एनटीसी, एक होता है पीटीसी।
NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। ये दो मतलब होते हैं। इसके अंदर अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, इसके अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, एंड वाइसा वर्सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं LDR के बारे में, ठीक है। LDR मतलब ये भी एक तरीके के ऐसे आप कह सकते हो मटेरियल होता है जो कि फोटो रेजिस्टर का इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। मतलब जितनी ज़्यादा आप इनके ऊपर शाइन करोगे ना लाइट, ये उतनी ज़्यादा कंडक्टिव होंगे। कंडक्टिव मतलब या इनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, एक मिनट बता रहा हूँ, इनकी उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी जितनी ज़्यादा आप शाइन लाइट करो, जितनी ज़्यादा आप लाइट शाइन करोगे, ठीक है ना, उतनी ज़्यादा इनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी ये भी क्यों लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू 1 बाय रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। कंडक्टिव या कंडक्टेंस इज 1 बाय रेजिस्टेंस, ओके। चलो, और इसी के साथ मेरे ख्याल से जो 2-3 चीज़ें मिसिंग थी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अब आपका काम, हाँ, होमवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार सारे जो ये नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद NCERT के उन टॉपिक्स की आप रीडिंग मार सकते हो जो जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, ठीक है। जो जो टॉपिक्स मैंने नहीं बताए वो प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा अपनी, ठीक है। ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने ये सब आपको बता दिए हैं, ठीक है। NCERT का चैप्टर नंबर 1 और 2 फिजिक्स की यूनिट 1 टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है। उसके बाद बस बाकी थैंक यू। लास्ट चीज़ हमेशा की तरह, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, ठीक है। वैसे